नमस्कार दर्शकों, आज आपके साथ मैं एक वैसा विषय लेकर हाजिर हूं जो कई लोगों के लिए आज तक एक संशयमयी स्थिति के रूप में है। इस अध्याय को शुरू से अंत तक गौर से सुनने के बाद आपके मन के सभी संशय समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं बात करने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन शुरू करने से पहले आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ कि मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति, धर्म, विचारधारा या राजनीतिक दल की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ प्राथमिक सदस्यता के मामले में विश्व का सबसे बड़ा दल है। जनसंघ के नाम से प्रसिद्ध भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रबल कांग्रेस के पार्टी के धर्मनिरपेक्ष राजनीति के प्रत्युत्तर में राष्ट्रवाद के समर्थन में 1952 में की और इसे व्यापक रूप में राष्ट्रीय सेवक संघ यानी कि आरएसएस की एक राजनीतिक शाखा के रूप में जाना जाता था, जो स्वैच्छिक रूप से हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है और जिसका उद्देश्य भारतीय हिंदू सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना और कांग्रेस तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मुस्लिम और पाकिस्तान को लेकर तुष्टीकरण को रोकना था। जनसंघ का प्रथम अभियान जम्मू और कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के लिए आंदोलन था। मुखर्जी को कश्मीर में प्रतिवाद का नेतृत्व नहीं करने के आदेश मिले थे। आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका कुछ माह बाद दिल का दौरा पड़ने से जेल में ही निधन हो गया। संगठन का नेतृत्व श्री दीनदयाल उपाध्याय जी को मिला और अंततः अगली पीढ़ी के नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को मिला। हालांकि उपाध्याय सहित बड़े पैमाने पर पार्टी कार्यकर्ता आरएसएस के समर्थक ही थे। कश्मीर आंदोलन के विरोध के बावजूद 1952 में पहले लोकसभा चुनाव में जनसंघ को लोकसभा में 3 सीटें प्राप्त हुई और वो 1967 तक संसद में अल्पमत में ही रहे। इस समय पार्टी कार्यकर्ता मुख्य विषय सभी भारतीयों के लिए समान नागरिकता कानून, गोहत्या पर प्रतिबंध लगाना और जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा खत्म करना था। 1967 में देश भर की विधानसभा चुनाव में पार्टी स्वतंत्र पार्टी और समाजवादियों सहित अन्य पार्टियों के साथ मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न हिंदी भाषी राज्यों में गठबंधन सरकार बनाने में सफल रही। इससे बाद जनसंघ ने पहली बार राजनीतिक कार्यालय चिन्हित किया, यद्यपि ये गठबंधन में ही था। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। जनसंघ ने इसके विरुद्ध व्यापक विरोध आरंभ कर दिया, जिससे देश भर में हजारों कार्यकर्ता को जेल में डाल दिया गया। 1977 में आपातकाल खत्म हुआ और इसके बाद आम चुनाव हुए। इस चुनाव में जनसंघ का भारतीय लोक दल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ विलय करके जनता पार्टी का निर्माण किया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य चुनाव में इंदिरा गांधी को हराना था। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी को विशाल सफलता मिली और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। उपाध्याय के 1979 में निधन के बाद जनसंघ के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी बने और उन्हें सरकार में विदेश मंत्रालय का कार्यभार मिला। हालांकि विभिन्न दलों में शक्ति साझा करने को लेकर विवाद बढ़ने लगा और 2.5 वर्ष बाद देसाई को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। गठबंधन के एक कार्यकाल के बाद 1980 में आम चुनाव करवाए गए। भारतीय जनता पार्टी 1980 में जनता पार्टी के विघटन के बाद नवनिर्मित पार्टियों में से एक थी, यद्यपि तकनीकी रूप से जनसंघ का ही दूसरा रूप था। इसमें अधिकतर कार्यकर्ता इसके पूर्ववर्ती थे और वाजपेयी को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। इतिहासकार रामचंद्र जी गुहा लिखते हैं कि जनता पार्टी सरकार के भीतर गुटी युद्धों के बावजूद इसके कार्यकाल में आरएसएस के प्रभाव को बढ़ते हुए देखा गया था, जिससे 1980 के पूर्वार्ध की सांप्रदायिक हिंसा की लहर द्वारा चिन्हित किया जाता है। इस समर्थन के बावजूद भाजपा ने शुरुआत में अपने पूर्ववर्ती हिंदू राष्ट्रवाद का रुख किया। उनकी यह रणनीति असफल रही और 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल 2 लोकसभा सीटों में संतोष करना पड़ा। चुनाव से कुछ समय पहले इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद भी काफी सुधार नहीं देखा गया और कांग्रेस रिकॉर्डेड सीटों के साथ फिर से संसद में सरकार बना रही थी। वाजपेयी की नेतृत्व वाली उदारवादी रणनीति अभियान के असफल होने के बाद पार्टी ने हिंदुत्व और हिंदू कट्टरवाद का पूर्ण कट्टरता के साथ पालन किया। 1984 में आडवाणी को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनके नेतृत्व में भाजपा राम जन्मभूमि आंदोलन की राजनीतिक आवाज बनी और 1980 के दशक के पूर्वार्ध में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में बाबरी ढांचा के स्थान पर हिंदू देवता राम का मंदिर निर्माण के उद्देश्य से एक अभियान की शुरुआत की। यहाँ मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था और इस पर विवाद है कि पहले यहाँ राम मंदिर था। आंदोलन का आधार यह था कि यह क्षेत्र राम जन्मभूमि है और यहाँ पर मस्जिद निर्माण के उद्देश्य से बाबर ने मंदिर को ध्वस्त करवा दिया। भाजपा ने इस अभियान का समर्थन कर दिया और इस अपने चुनावी अभियान का हिस्सा बनाया। आंदोलन की ताकत के साथ भाजपा ने 1990 के लोकसभा चुनाव में 86 सीटें प्राप्त की और समान विचारधारा वाली नेशनल फ्रंट की वीपी सिंह सरकार का महत्वपूर्ण समर्थन किया। सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में अयोध्या के लिए रथ यात्रा आरंभ की। यात्रा के कारण होने वाले दंगों के कारण बिहार सरकार ने आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कारसेवक और संघ परिवार के कार्यकर्ता फिर भी अयोध्या पहुंच गए और बाबरी ढांचे के विध्वंस
विध्वंस के लिए हमला कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अर्धसैनिक बलों के साथ घमासान लड़ाई हुई, जिसमें कई सेवक मारे गए। भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और एक नए चुनाव के लिए तैयार हो गई। इस चुनाव में भाजपा ने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और 120 सीटों पर विजय प्राप्त की। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में भी सामने आई। 7 दिसंबर 1992 की बात है, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इससे जुड़े संगठनों की रैली ने, इसमें हजारों भाजपा और विभिन्न कार्यकर्ता भी शामिल थे, ने मस्जिद क्षेत्र पर हमला कर दिया और पूर्णतः अस्पष्ट हालातों में यह रैली एक उन्मादी हमले के रूप में विकसित हुई और बाबरी मस्जिद विध्वंस के साथ इसका अंत हुआ। इसके कई सप्ताह बाद देश भर में हिंदू एवं मुस्लिमों में हिंसा भड़क उठी और दंगों में 2000 से अधिक लोग मारे गए। विधेयक को कुछ समय के लिए सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया और लाल कृष्ण आडवाणी सहित विभिन्न भाजपा नेता जिसमें भड़काऊ भाषण देने के कारण गिरफ्तार किया गया। कई प्रमुख इतिहासकारों के अनुसार विध्वंस संघ परिवार के षड्यंत्र का परिणाम था और ये महज एक स्फूर्त घटना नहीं थी। न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्रहन द्वारा लिखित 2009 की एक रिपोर्ट के अनुसार बाबरी मस्जिद विध्वंस के मुख्यतः भाजपा नेताओं सहित 68 लोग जिम्मेदार पाए गए, जिसमें वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता भी शामिल थे। मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की रिपोर्ट की कठोर आलोचना की गई है और उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ऐसे नौकरशाह और पुलिस अधीक्षकों को अयोध्या में नियुक्त किया जो मस्जिद विध्वंस के समय चुप रहे। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और विध्वंस के आडवाणी की तत्कालीन सचिव श्री अंजू गुप्ता आयोग के सामने प्रमुख गवाह के रूप में आई और उसके अनुसार आडवाणी और जोशी ने उत्तेजक भाषण दिए, जिससे भीड़ के व्यवहार पर प्रबल प्रभाव पड़ा। 1996 के संसदीय चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर केंद्रित रही, जिसमें लोकसभा में 162 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। वाजपेयी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, लेकिन वो लोकसभा में बहुमत पाने में असफल रहे। केवल 13 दिन बाद ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। अब बात आती है राजग सरकार, जिसे हम एनडीए अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से जानते हैं। 1996 के क्षेत्रीय दलों ने मिलकर सरकार गठित की, लेकिन ये सामूहिक लघुकालिक रहा। अर्धकाल में ही 1998 में चुनाव करवाने पड़े। भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग नामक गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरी, जिसमें इसके पूर्व वरिष्ठ सहायक जैसे समता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना शामिल थे और इसके साथ ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना द्रमुक और बीजू जनता दल भी इसमें सम्मिलित थे। इन क्षेत्रीय दलों में शिवसेना को छोड़कर भाजपा की विचारधारा किसी भी दल से नहीं मिलती थी। उदाहरण के लिए अमृत सेन ने इसे अनौपचारिक सामूहिकरण कहा था। बहरहाल तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा के बाहर से समर्थन के साथ राजग ने बहुमत प्राप्त किया और वाजपेयी पुनः प्रधानमंत्री बने। हालांकि ये गठबंधन 1999 में उस समय टूट गया जब अन्ना द्रमुक नेता जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया और इसके परिणाम स्वरूप पुनः आम चुनाव हुए। 13 अक्टूबर 1999 को भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को बिना अन्ना द्रमुक के पूर्ण समर्थन मिला और संसद में 303 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। भाजपा ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 283 सीटों पर विजय प्राप्त की। वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और आडवाणी उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बने। इस भाजपा सरकार ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। 2001 में श्री बंगारू लक्ष्मण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जिन्हें 1 लाख रुपए की घूस स्वीकार करते हुए दिखाया गया, जिसमें उन्हें रक्षा मंत्रालय से संबंधित कुछ खरीदारी के समझौते करते दिखाया गया है। भाजपा ने उन्हें पद छोड़ने को मजबूर किया और उसके बाद उन पर मुकदमा चला और 2012 में उन्हें 4 वर्ष की सजा दी गई, लेकिन 1 मार्च 2014 को उनका जेल में ही निधन हो गया। वाजपेयी ने 2004 में चुनाव समय से 6 माह पहले ही करवा दिए। एनडीए का अभियान इंडिया शाइनिंग उदय भारत के नारे के साथ शुरू हुआ, जिसमें राजग सरकार को देश में तेजी से आर्थिक बदलाव का श्रेय दिया गया। हालांकि एनडीए को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा और लोकसभा में कांग्रेस के गठबंधन 222 सीटों के सामने केवल 186 सीटों पर ही जीत मिली। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के मुखिया के रूप में मनमोहन सिंह ने वाजपेयी के स्थान ग्रहण किया और राज्य की असफलता का कारण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने में असफलता और विभाजनकारी रणनीतियों को बताया गया। मई 2008 में भाजपा ने कर्नाटक राज्य चुनावों में जीत दर्ज की और ये प्रथम समय था जब पार्टी ने किसी दक्षिण भारतीय राज्य में चुनाव जीत की। हालांकि ये दक्षिण भारतीय जीत 2013 के अगले विधानसभा चुनाव में खो दी गई। 2009 के आम चुनाव में इसकी लोकसभा में क्षमता घटते हुए 116 सीट तक सीमित रह गई। 2014 के आम चुनाव में भाजपा ने 282 सीटों पर जीत दर्ज की और इसके नेतृत्व वाले राजग को 543 सीटों में से 336 सीटें प्राप्त हुई। ये 1984 के बाद पहली बार था कि किसी भारतीय संसद में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिला। भाजपा संसदीय दल के नेता श्री नरेंद्र मोदी को 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने 303 सीटों पर प्रचंड जीत प्राप्त की और इसके नेतृत्व वाले एनडीए अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 543 लोकसभा सीटों में से 352 सीटों पर जीत प्राप्त हुई।
आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण आधिकारिक रूप से 1980 में हुआ। इसके बाद प्रथम आम चुनाव 1984 में हुए। इसमें पार्टी केवल 2 लोकसभा सीटें ही जीत सकी थी। 1996 के चुनाव आते आते पार्टी पहली बार लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन इसके द्वारा बनाई गई सरकार कुछ समय तक ही चली। 1997 और 99 के चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में रही और दोनों बार गठबंधन सरकार बनाई। 2014 के चुनाव में संसद में अकेले पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 1992 के बाद भाजपा, जब भी भाजपा सरकार में नहीं थी तब प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी से पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, जो सन 2014 से पहली बार बहुमत के साथ सत्ता में आए। बात करें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्षों की तो आज तक अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जन कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, लाल कृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि इस अध्याय और इस पूरे वाचन को शुरू से अंत तक पूरा करने में मेरी वाचन शक्ति और शब्द शक्ति में अशुद्धि पाई गई हो। इसके लिए मैं आपसे छोटा भाई बनकर के माफी चाहूँगा और आप सब भी अपने सुझाव और जो सहायता है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दर्शाइएगा। जय हिंद, जय भारत।